पूरे शहर में बस एक ही ऐसी दुकान थी जहां इंपोर्टेड रेशमी साड़ी मिल सकती थी और बाकी सभी शॉपकीपर्स ने विलायती कपड़ों पर कांग्रेस की सील लगवा ली थी। मगर अमरत की गर्लफ्रेंड की फरमाइश थी और उसको पूरा करना जरूरी था। वो कई दिन तक शहर की दुकानों के चक्कर लगाता रहा, डबल दाम देने को तैयार था, लेकिन कहीं कामयाब नहीं हुआ। और उधर से उसकी फरमाइशें, उसके तकाजे बढ़ते ही जा रहे थे। होली आ रही थी। आखिर वो होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी जाहिर करना अमरत के मैनली प्राइड के लिए बहुत मुश्किल था। उसके एक इशारे पर तो वो आसमान से तारे तोड़ लाने के लिए भी रेडी रहता। जब कहीं मकसद पूरा ना हुआ तो उसने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया। उसे ये मालूम था कि दुकान पर धरना चल रहा है। सुबह से शाम तक वॉलंटियर्स तैनात रहते हैं और आने जाने वालों की, तमाशा देखने वालों की भी ऐसी भीड़ रहती है। इसीलिए इस दुकान में जाने के लिए एक स्पेशल किस्म के मॉरल करेज की जरूरत थी, और ये हिम्मत अमरत में जरूरत से कम थी। पढ़ा लिखा आदमी था, नेशनल फीलिंग से अनजान नहीं था। जितना हो सकता था स्वदेशी चीजें ही यूज करता था, मगर इस मामले में बहुत जिद्दी नहीं था। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना फॉरेन माल ही सही। इसी प्रिंसिपल को मानने वाला था। और खासकर जब उसकी फरमाइश थी, तब तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। अपनी जरूरतों को तो वो शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देता, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह थी, अटल। उससे छुटकारा कहाँ? डिसाइड कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे। क्यों रोके कोई? किसी को रोकने का क्या हक है? ये कैसी आजादी की लड़ाई है जिसमें एक इंसान की आजादी का इतनी बेदर्दी से खून हो? दिल को ऐसे ही मजबूत करके वो शाम को दुकान पर पहुंचा तो देखा तो 5 वॉलंटियर्स पिकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ है। सोचने लगा दुकान में जाऊं कैसे। कई बार हिम्मत की और चला, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। इत्तेफाक से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, ये धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई। पंडित जी ने कहा, इन सिरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब? जब तक दुकान बंद नहीं हो जाएगी यहां से नहीं हटेंगे। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते। अमृत ने मजबूरी वाला चेहरा बनाकर कहा, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी मुस्कुराकर बोले, वाह, इससे ज्यादा तो आसान कोई बात ही नहीं। औरतों को भी धोखा नहीं दे सकते। 100 हीले, 1000 बहाने हैं। अमृत, आप ही कोई हीला सोचिए। पंडित जी, सोचना क्या है, यहां रात दिन यही किया करते हैं। 50-100 हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरत ने कहा हार बनवा दो, कहा आज ही लो। 2-4 दिन के बाद कहा सुनार माल लेकर चलता बना। ये तो रोज का धंधा है। औरतों का काम फरमाइश करना है, मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है। अमृत, आप तो इस आर्ट के पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी, क्या करें, इज्जत तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दें तो शर्मिंदगी अलग हो, वो बिगड़े वो अलग से। समझे, हमारी परवाह ही नहीं करते। इज्जत का मामला है। आप एक काम कीजिए, ये तो आपने कहा ही होगा कि आजकल पिकेटिंग है। अमृत, हाँ, ये बहाना तो कर चुका, मगर वो सुनती ही नहीं है। कहती है क्या विलायती कपड़े दुनिया से उड़ गए, मुझसे चले हो उड़ने। पंडित जी, तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है। अच्छा, तो मैं एक तरकीब बताऊं। एक खाली कार्ड का बॉक्स ले लो, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो। जाकर कह देना मैं कपड़े लिया आ रहा था, वॉलंटियर्स ने छीनकर जला दिए। क्यों, कैसी रहेगी? अमृत, कुछ जंचती नहीं। अजी 20 ऐतराज करेंगी, कहीं भांडा फूट गया तो मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पंडित जी, तो मालूम हो गया आप भोले आदमी हैं, और हैं भी आप कुछ ऐसे ही। यहां तो कुछ इस शान से हिले करते हैं कि सच्चाई भी उसके आगे धूल हो जाए। जिंदगी यही बहाने करते गुजरी और कभी पकड़े नहीं गए। एक तरकीब और है, इसी सैंपल का देसी माल ले जाइए और कह दीजिए कि विलायती है। अमृत, देसी और विलायती की पहचान उन्हें मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा है। विलायती पर तो जल्दी विलायती का यकीन आएगा नहीं। देसी की तो बात ही क्या है। एक खद्दर पहने हुए साहब पास ही खड़े ये बातचीत सुन रहे थे, बोल उठे, ए साहब, सीधी सी तो बात है, जाकर साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े नहीं लाऊंगा। अगर जिद करे तो दिन भर खाना ना खाइए, अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएंगी। अमृत ने उनकी तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थीं कि आप इस गली को नहीं जानते, और बोले, ये आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। खद्दरपोश, कर तो आप भी सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। आप तो उन लोगों में से हैं कि अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिलती हो तो उसे ठुकरा दें। अमृत, तो शायद आप घर में पिकेटिंग करते होंगे। खद्दरपोश, पहले घर में करके तब बाहर करते हैं साहब। खद्दरपोश साहब चले गए तो पंडित जी बोले, ये महाशय तो तीसरी मरखा से भी तेज निकले। अच्छा, तो एक काम कीजिए,
इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाजा है, जरा अंधेरा हो जाए तो उधर चले जाइएगा, दाएं बाएं किसी की तरफ न देखिएगा। अमृत ने पंडित जी को थैंक यू कहा और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुंचा। डर रहा था कहीं यहां भी घेरा न पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर गया, एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदी और बाहर निकला तो एक देवी जी केसरिया साड़ी पहने खड़ी थीं। उनको देखकर उसकी रूह कांप गई। दरवाजे से बाहर पांव रखने की हिम्मत नहीं हुई। एक तरफ देखकर तेजी से निकल पड़ा और कोई 100 कदम भागते हुए चला गया। किस्मत का लिखा, सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती चली आ रही थी। आप उससे टकरा गए। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने। अरे अभागे, ये जवानी बहुत दिन नहीं रहेगी, आंखों में चर्बी छा गई है, धक्के देता चलता है। अमृत उसकी खुशामद करने लगा। माफ करो, मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है, चश्मा घर भुलाया। बुढ़िया का मिजाज ठंडा हुआ, आगे बढ़ी और आप भी चले। अचानक कानों में आवाज आई, बाबू साहब जरा आइएगा। और वही केसरिया कपड़ों वाली देवी जी आती हुई दिखाई दी। अमृत के पांव जमीन से चिपक गए। ऐसे दिल मजबूत करके खड़ा हो गया जैसे कोई स्कूल का लड़का मास्टर की छड़ी के सामने खड़ा होता है। देवी जी ने पास आकर कहा, आप तो ऐसे भागे जैसे मैं आपको काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता और आप रेशमी साड़ियां खरीद रहे हैं। अमृत ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं सच कहता हूं देवी जी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, एक साहब की फरमाइश थी। देवी जी ने झोली से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हीले रोज ही सुना करती हूं, या तो आप इसे वापस कर दीजिए या लाइए हाथ में चूड़ी पहना दूं। अमृत, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का निशान है जो देवियों की जीवन की खासियत है। चूड़ियां उन देवियों के हाथ में थी जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सर झुकाते हैं। मैं तो इसे शर्म की बात नहीं समझता। आप अगर कोई और चीज पहनाना चाहें तो वो भी शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की चीज है, नजरअंदाज करने की नहीं। अगर स्त्री जो कौम को पैदा करती है चूड़ी पहनना अपने लिए गर्व की बात समझती है, तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शर्म की बात हो। देवी जी को उसकी इस बेशर्मी पर हैरत हुई, मगर वो इतनी आसानी से अमृत को छोड़ने वाली नहीं थी। बोली, आप तो बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर आप दिल से स्त्री को पूजा की चीज मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान जाते। अमृत, इसलिए कि ये साड़ी भी एक स्त्री की फरमाइश है। देवी, अच्छा चलिए, मैं आपके साथ चलूंगी, जरा देखूं आपकी देवी जी किस तरह की स्त्री हैं। अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक कुंवारा था, इसलिए नहीं कि उसकी शादी नहीं होती थी, बल्कि इसलिए कि शादी को वो एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट समझता था। मगर वो आदमी बड़े रोमांटिक आशिक मिजाज के थे। शादी से अलग रहकर भी शादी के मजों से अनजान नहीं थे। किसी ऐसे इंसान की जरूरत उनके लिए जरूरी थी जिस पर वो अपना प्रेम निछावर कर सकें, जिसकी ताजगी से वो अपनी रूखी सूखी जिंदगी को तरोताजा कर सकें, जिसकी मोहब्बत की छांव में वो जरा देर के लिए ठंडक पा सकें। उनकी नजर ने मालती को चुना था, जिसका शहर में बड़ा नाम था। इधर 1-2 साल से वो इसी खेत के दाने चुना करते थे। देवी जी की जिद ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया था। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। बोले, आज तो वो एक न्योते में गई हैं, घर में नहीं होंगी। देवी जी ने नायकीनी से हंसकर कहा, तो मैं समझूं कि आपकी देवी जी का कसूर नहीं, आपका कसूर है। अमरनाथ ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं आपसे सच कहता हूं, आज वो घर पर नहीं है। देवी ने कहा, कल आ जाएंगी। अमरनाथ बोले, हाँ कल आ जाएंगी। देवी, तो आप ये साड़ी मुझे दे दीजिए और कल यहीं आ जाइएगा, मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ 2-4 बहनें भी होंगी। अमरनाथ ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, बहुत अच्छा, मैं कल आ जाऊंगा। मगर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो साड़ी की जमानत जरूरी है। देवी जी ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची बात तो यही है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं। अमरनाथ ने सेल्फ रिस्पेक्ट से कहा, अच्छी बात है, आप इसे ले जाएं। देवी ने एक पल बाद कहा, शायद आपको बुरा लग रहा हो कि कहीं साड़ी गुम ना हो जाए। इसे आप लेते जाइए, मगर कल आइए जरूर। अमरनाथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के मारे बिना कुछ कहे घर की तरफ चल दिए। देवी जी लेते जाइए करती रह गईं। अमरनाथ घर न जाकर एक खद्दर की दुकान पर गया और 2 सूट का खद्दर खरीदा। फिर अपने दर्जी के पास ले जाकर बोला, खलीफा, इसे रातों रात तैयार कर दो, मुंह मांगी सिलाई दूंगा। दर्जी ने कहा, बाबू साहब, आजकल तो होली की भीड़ है, होली से पहले तैयार नहीं हो सकेंगे। अमरनाथ ने जिद करते हुए कहा, मैं मुंह मांगी सिलाई दूंगा, मगर कल दोपहर तक मिल जाए। मुझे कल एक जगह जाना है, अगर दोपहर तक ना मिले तो फिर मेरे किसी काम के नहीं होंगे। दर्जी ने आधी सिलाई एडवांस ले ली और कल तैयार कर देने का वादा किया।
अमरनाथ यहां से आगे बढ़कर मालती की तरफ चला। कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल पीछे रह जाता था। काश वो उसकी इतनी विनती मान ले कि कल 2 घंटे के लिए उसके वीरान घर को रोशन कर दे। लेकिन यकीनन वो उसे खाली हाथ देखकर मुंह फेर लेगी, सीधे मुंह बात नहीं करेगी। आने का तो जिक्र ही क्या। तो क्या कल आकर देवी जी से अपनी सारी शर्मनाक कहानी बता दूं? उस भोले चेहरे की सेल्फलेस एनर्जी उसके दिल में एक हलचल पैदा कर रही थी। उन आंखों में कितनी गहराई थी, कितनी सच्ची हमदर्दी, कितनी पवित्रता। उसके सीधे साधे शब्दों में एक्शन की ऐसी प्रेरणा थी कि अमरनाथ को अपनी प्लेजर सीकिंग लाइफ पर शर्म आ रही थी। अब तक कांच के टुकड़े को हीरा समझकर सीने से लगाए हुए था। आज उसे मालूम हुआ हीरा किसे कहते हैं। उस हीरे के सामने वो कांच का टुकड़ा बेकार मालूम हो रहा था। मालती की वो जादू भरी नजर, उसकी वो मीठी अदाएं, उसकी शोखियां और नखरे सब जैसे सोने का पानी उतर जाने के बाद अपनी असली सूरत में नजर आ रहे थे और अमरनाथ के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे। वो मालती की तरफ जा रहा था, उसके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथों से अपना दिल छीन लेने के लिए। मालती ने उसे खाली हाथ देखकर तेवर चढ़ाते हुए कहा, साड़ी लाई या नहीं? अमरनाथ ने बेपरवाही से जवाब दिया, नहीं। मालती ने हैरत से उसकी तरफ देखा, नहीं। वो उसके मुंह से ये शब्द सुनने की आदी नहीं थी। यहां उसने कंप्लीट सरेंडर पाया था। उसका इशारा अमरनाथ के लिए किस्मत की लकीर के समान था। बोली, क्यों? अमरनाथ, क्यों नहीं? नहीं लाए? मालती, बाजार में मिली ना होगी, तुम्हें क्यों मिलने लगी और मेरे लिए? अमरनाथ, नहीं साहब, मिली मगर लाया नहीं। मालती, आखिर कोई वजह? रुपए मुझसे ले जाते? अमरनाथ, तुम खामखा जलाती हो, तुम्हारे लिए जान देने को मैं हाजिर रहा। मालती, तो शायद तुम्हें रुपए जान से भी ज्यादा प्यारे हों। अमरनाथ, तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं? अगर मेरी सूरत से नफरत हो तो चला जाऊं। मालती, तुम्हें आज हो क्या गया है? तुम तो इतने तेज मिजाज के नहीं थे। अमरनाथ, तुम बातें ही ऐसी कर रही हो। मालती, तो आखिर मेरी चीज क्यों नहीं लाए? अमरनाथ उसकी तरफ बड़े बहादुर अंदाज से देखकर कहा, दुकान पर गया, जिल्लत उठाई और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा मेरी बीवी की फरमाइश है, तो बोली मैं उन्हीं को दूंगी, कल तुम्हारे घर आऊंगी। मालती ने शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तो ये कहिए आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे थे, एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दिया। अमरनाथ, वो उन औरतों ने नहीं जो दिलों के शिकार में रहती हैं। मालती, तो कोई देवी होगी? अमरनाथ, मैं उसे देवी ही समझता हूं। मालती, तो आप उस देवी की पूजा कीजिएगा। अमरनाथ, मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मालती, बहुत सुंदर होगी। अमरनाथ, ना सुंदर है, ना रूप वाली, ना ऐसी अदाएं कुछ हैं, ना मीठा बोलती है, ना पतली है, बिल्कुल एक मामूली मासूम लड़की है। लेकिन जब उसने मेरे हाथ से साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरी गैरत ने तो ये गवारा नहीं किया कि उसके हाथ से साड़ी छीन लूं। तुम्हें इंसाफ करो, वो दिल में क्या कहेगी? तो तुम्हें इसकी ज्यादा परवाह है कि वो दिल में क्या कहेगी। मैं क्या कहूंगी इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मेरे हाथ से कोई मर्द मेरी कोई चीज छीन ले तो देखूं, चाहे वो दूसरा कामदेव ही क्यों ना हो। अमरनाथ, अब इसे चाहे मेरी कायरता समझो, चाहे हिम्मत की कमी, चाहे शराफत, मैं उसके हाथ से नहीं छीन सका। मालती, तो कल वो साड़ी लेकर आएगी? क्यों? अमरनाथ, जरूर आएगी। मालती, तो जाकर मुंह धुआओ। तुम इतने नादान हो ये मुझे मालूम नहीं था। साड़ी देकर चले आए, अब वो कल आपको देने आएगी? कुछ भांग तो नहीं खा गए? अमरनाथ, खैर इसका इम्तिहान कल ही हो जाएगा, अभी से बदगुमानी क्यों करती हो? तुम शाम को जरा देर के लिए मेरे घर तक चलना। मालती, जिससे आप कहें कि ये मेरी बीवी है। अमरनाथ, मुझे क्या खबर थी कि वो मेरे घर आने के लिए तैयार हो जाएगी, नहीं तो और कोई बहाना कर देता। मालती, तो आपकी साड़ी आपको मुबारक हो, मैं नहीं जाती। अमरनाथ, मैं तो रोज तुम्हारे घर आता हूं, तुम एक दिन के लिए भी नहीं चल सकती? मालती बेरुखी से कहा, अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरा शौहर कहलवाना पसंद करोगे? दिल पर हाथ रखकर कहना। अमरनाथ अंदर से कट गया। बात बनाते हुए बोला, मालती, तुम मेरे साथ गलत कर रही हो, बुरा ना मानना। मेरे और तुम्हारे बीच प्यार और मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा था। हम दोनों एक दूसरे की हालत को समझते थे और इस पर्दे को हटाने की कोशिश नहीं करते थे। ये पर्दा हमारे रिश्ते की जरूरी शर्त था। हमारे बीच एक बिजनेस डील जैसा हो गया था। हम दोनों उसकी गहराई में जाते हुए डरते थे। नहीं, बल्कि मैं डरता था और तुम जानबूझकर नहीं जाना चाहते थे।
अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाकर मैं वो सब कुछ पा जाऊंगा जिसका मैं अपने को हकदार समझता हूं, तो मैं अब तक कब का तुमसे इसकी रिक्वेस्ट कर चुका होता। लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में ये विश्वास पैदा करने की परवाह नहीं की। मेरे बारे में तुम्हें ये शक है, मैं नहीं कह सकता। तुम्हें ये शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया। और मैं कह सकता हूं कि मैं उससे कहीं बेहतर शौहर बन सकता हूं जितनी तुम बीवी बन सकती हो। मेरे लिए सिर्फ इस एतबार की जरूरत है, और तुम्हारे लिए ज्यादा वजनी और ज्यादा मटेरियल चीजों की। मेरी परमानेंट आमदनी 500 से ज्यादा नहीं है। तुमको इतने में संतोष नहीं होगा। मेरे लिए सिर्फ इस इत्मीनान की जरूरत है कि तुम मेरी और सिर्फ मेरी हो। बोलो, मंजूर है? मालती को अमरनाथ पर रहम आ गया। उसकी बातों में जो सच्चाई भरी हुई थी उससे वो इनकार नहीं कर सकी। उसे ये भी यकीन हो गया कि अमरनाथ की वफा के पैर डगमगाएंगे नहीं। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वो उसे रस्सी से मजबूत जकड़ सकती थी, लेकिन खुद जकड़े जाने पर वो अपने को तैयार न कर सकी। उसकी जिंदगी मोहब्बत की बाजीगरी में, प्रेम के शो ऑफ में गुजरी थी। वो कभी इस कभी उस डाली पर चहकती फिरती थी, बेकैद, आजाद। क्या वो चिड़िया पिंजरे में बंद रह सकती है जिसकी जुबान तरह तरह के मजों की आदी हो गई हो? इस एहसास ने उसे पिघला दिया। बोली, आज तुम बड़ा ज्ञान दे रहे हो। अमरनाथ, मैंने तो सिर्फ सच कहा है। मालती, अच्छा मैं कल चलूंगी, मगर 1 घंटे से ज्यादा वहां नहीं रहूंगी। अमरनाथ का दिल शुक्रिया से भर उठा। बोला, मैं तुम्हारा बहुत थैंकफुल हूं मालती, अब मेरी इज्जत बच जाएगी, नहीं तो मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब देखना यह है कि तुम अपना पार्ट कितनी खूबसूरती से अदा करती हो। मालती, उसकी तरफ से तुम इत्मीनान रखो। ब्याह नहीं किया मगर बारातें देखी हैं, मगर मैं डरती हूं कहीं तुम मुझसे धोखा ना कर रहे हो। मर्दों का क्या एतबार। अमरनाथ ने शांत भाव से कहा, नहीं मालती, तुम्हारा शक बेबुनियाद है। अगर ये जंजीर करों में डालने की इच्छा होती तो कब का डाल चुका होता। फिर मुझसे वासना के बंदों का वहां गुजर ही कहा। दूसरे दिन अमरनाथ 10 बजे ही दर्जी की दुकान पर जा पहुंचा और सर पर सवार होकर कपड़े तैयार कराए। फिर घर आकर नए कपड़े पहने और मालती को बुलाने चला। वहां देर हो गई। उसने ऐसा साज श्रृंगार किया जैसे आज बहुत बड़ा मोर्चा जीतना है। अमरनाथ ने कहा, वो ऐसी सुंदरी नहीं है जो तुम इतनी तैयारियां कर रही हो। मालती ने बालों में कंघी करते हुए कहा, तुम इन बातों को नहीं समझते, चुपचाप बैठे रहो। अमरनाथ, लेकिन देर जो हो रही है। मालती, कोई बात नहीं। डर के उस नेचुरल एहसास ने, जो औरतों की खासियत है, मालती को और भी ज्यादा अलर्ट कर दिया था। अब तक उसने कभी अमरनाथ पर स्पेशल मेहरबानी नहीं की थी। वो उससे काफी बेपरवाही से बर्ताव करती थी, लेकिन कल अमरनाथ के तेवर से उसे एक खतरे का सिग्नल मिल चुका था और वो उस खतरे का अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करना चाहती थी। दुश्मन को छोटा समझना औरतों के लिए मुश्किल है। आज अमरनाथ को अपने हाथ से निकलते देख वो अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी। अगर इस तरह की उसकी चीजें एक एक करके निकल गईं तो फिर वो अपनी इज्जत कब तक बनाए रख सकेगी। शाम को वो परी जैसी अपनी नौकरानी और नौकर को साथ लेकर अमरनाथ के घर चली। अमरनाथ ने सुबह 10 बजे तक मर्दों वाले कमरे को औरतों वाला रंग देने में खर्चा किया था। ऐसी तैयारियां कर रखी थी जैसे कोई अफसर इंस्पेक्शन करने वाला हो। मालती ने घर में पैर रखा तो उसकी सफाई और सजावट देखकर बहुत खुश हुई। बोली, अब लाओ अपनी देवी जी को, मगर जल्द आना वरना मैं चली जाऊंगी। अमरनाथ लपके हुए विलेती दुकान पर गए। आज भी धरना था, वही भीड़। वहां देवी जी नहीं थी। पीछे की तरफ गए तो देवी जी एक लड़की के साथ उसी भेष में खड़ी थी। अमरनाथ ने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई, मैं आपके वादे की याद दिलाने आया हूं। देवी जी ने कहा, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। चलो सुमित्रा, जरा आपके घर हो आए। कितनी देर है? अमरनाथ, बहुत पास है, एक टांगा कर लूंगा। 15 मिनट में अमरनाथ दोनों को लिए घर पहुंचे। मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को। एक किसी रईस का महल था आलीशान, दूसरी किसी फकीर की कुटिया थी छोटी सी। रईस के महल में दिखावा और शो ऑफ था, फकीर की कुटिया में सादगी और सफाई। मालती ने देखा, भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुंदर नहीं कह सकते, पर उसके भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था उससे वो प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। देवी जी ने भी देखा, एक बनी समरी बेधड़क और घमंडी औरत है जो किसी न किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम हो रही है, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में आ गया हो। अमरनाथ सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह आज पर्दा रह जाए। देवी ने आते ही कहा, बहन, आप भी सर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुई हैं। मालती ने अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, मैं विदेशी और देशी के फेर में नहीं पड़ती, जो ये लाकर देते हैं वो पहनती हूँ, लाने वाले हैं ये, मैं थोड़े ही बाजार जाती हूँ। देवी ने शिकायत भरी आंखों से अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, आप तो कहते थे ये इनकी फरमाइश है, मगर आप ही का कसूर निकल आया। मालती, मेरे सामने इनसे कुछ मत कहो। तुम बाजार में भी दूसरे मर्दों से बातें कर सकती हो, जब वो बाहर चले जाएं तो जितना चाहे कह सुन लेना, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती।
देवी जी, मैं कुछ कहती नहीं बहन जी, मैं कह ही क्या सकती हूँ, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, बस विनती कर सकती हूँ। मालती, इसका मतलब यह है कि इन्हें अपने देश की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं है, उसका ठेका तुम्ही ने ले लिया है। पढ़े लिखे आदमी हैं, 10 आदमी इज्जत करते हैं, अपना नफा नुकसान समझ सकते हैं, तुम्हारी क्या हिम्मत कि उन्हें उपदेश देने बैठो? यह सबसे ज्यादा अक्लमंद तुम ही हो। देवी जी, आप मेरा मतलब गलत समझ रही हैं बहन। मालती, हाँ गलत तो समझूंगी ही, इतनी अक्ल कहाँ से लाऊं कि आपकी बातों का मतलब समझूं? खद्दर की साड़ी पहन ली, झोली लटका ली, एक बिल्ला लगा लिया, बस अब हक है जहां चाहे आए जाएं, जिससे चाहे हंसे बोले, घर में कोई पूछता नहीं तो जेल खाने का भी क्या डर है? मैं इसे हुड़धड़नकन समझती हूँ जो शरीफों की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। अमरनाथ दिल में कटे जा रहा था, छिपने के लिए बिल ढूंढ रहा था। देवी के माथे पर एक शिकन तक नहीं थी, लेकिन आंखें नम हो रही थीं। अमरनाथ ने मालती से जरा तेज आवाज में कहा, क्यों खामखा किसी का दिल दुखाती हो? ये देवियां अपना ऐशो आराम छोड़कर ये काम कर रही हैं, क्या तुम्हें इसकी बिल्कुल खबर नहीं है? मालती, रहने दो, बहुत तारीफ मत करो, जमाने का रंग ही बदला जा रहा है। मैं क्या करूंगी और तुम क्या करोगे? तुम मर्दों ने औरतों को घर में इतनी बुरी तरह कैद किया कि आज वो रस्म रिवाज शर्म हया को छोड़कर निकल आई हैं और कुछ दिनों में तुम लोगों की हुकूमत का खात्मा हुआ जाता है। विदेशी और विदेशी तो दिखाने के लिए हैं, असल में ये आज़ादी की ख्वाहिश है जो तुम्हें हासिल है। तुम अगर 2-4 शादियां कर सकते हो तो औरत क्यों न करे? सच्ची बात यह है, अगर आंखें हैं तो अब खोल कर देखो, मुझे वो आज़ादी नहीं चाहिए। हम तो लाज धोते हैं और मैं शर्म हया को अपना श्रृंगार समझती हूँ। देवी जी ने अमरनाथ की तरफ फरियाद की आंखों से देखकर कहा, बहन ने औरतों को जलील करने की कसम खा ली है। मैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, मगर शायद यहाँ से नाकाम जाना पड़ेगा। अमरनाथ ने वो साड़ी उसको देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नाकाम तो आप नहीं जाएंगी। हाँ, जैसी कामयाबी की आपको उम्मीद थी वो नहीं होगी। मालती ने दपटते हुए कहा, वो मेरी साड़ी है, तुम उसे नहीं दे सकते। अमरनाथ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अच्छी बात है, नहीं दूंगा। देवी जी, ऐसी हालत में तो शायद आप मुझे माफ करेंगी। देवी जी चली गई तो अमरनाथ ने तेवर बदल कर कहा, ये तुमने आज मेरे मुंह में कालिक लगा दी, तुम इतने बदतमीज और बदजबान हो, मुझे मालूम नहीं था। मालती ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, तो अपनी साड़ी उसे दे देते, मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब तो बदतमीज भी हूं, बदजबान भी। उस देह इन बुराइयों में से एक भी नहीं थी जब मेरी जूतियां सीधी करते थे। इस छोकरी ने जादू डाल दिया। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, मुबारक हो। ये कहती हुई मालती बाहर निकली। उसने समझा था जुबान चलाकर और ताकत से वो उस लड़की को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन जब मालूम हुआ कि अमरनाथ आसानी से काबू में आने वाला नहीं है तो उसने फटकार बताई। इन दामों अगर अमरनाथ मिल सकता था तो बुरा नहीं था, उससे ज्यादा कीमत वो उसके लिए दे नहीं सकती थी। अमरनाथ उसके साथ दरवाजे तक आए। जब वो तांगे पर बैठी तो विनती करते हुए बोले, ये साड़ी दे दो ना मालती, मैं तुम्हें कल इससे अच्छी साड़ी ला दूंगा। मगर मालती ने रूखेपन से कहा, ये साड़ी तो अब लाख रुपए पर भी नहीं दे सकती। अमरनाथ ने तेवर बदलकर जवाब दिया, अच्छी बात है, ले जाओ, मगर समझ लो ये मेरा आखिरी तोहफा है। मालती ने होठ चढ़ाकर कहा, इसकी परवाह नहीं, तुम्हारे बगैर मैं मर नहीं जाऊंगी, इसका तुम्हें यकीन दिलाती हूँ।